हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग यहाँ 11 एंट्रेंस के लिए इंडो इस्लामिक और जीके का पोर्शन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़ डाला पूरा, और जीके के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये भी 11 एंट्रेंस के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक ज्योग्राफी वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सोलर सिस्टम, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो बच्चों, सोलर सिस्टम क्या है, कितने प्लैनेट्स हैं, क्या है, यही सब हमें पढ़ना है। जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है? एक सन है, उसमें सन भी एक स्टार है। सन, अर्थ, जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड, मीटेओराइड्स, ये सब मिला जुला के कॉमेट्स वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं? एक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, यानी नेचुरल सैटेलाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स यानी कि उनके मून्स, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स, मीटियोर्स, ठीक है, ये सब मिला के, और सन, ये सब मिला के क्या कहलाएंगे? एक सोलर सिस्टम। हेवनली बॉडीज सच एज एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। Solar system consists of the sun, 8 planets and their satellites, and thousands of other smaller heavenly bodies such as asteroids, comets and meteors. ठीक है, सन भी एक स्टार है। तो ऐसे गैलेक्सी में, मतलब यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं बहुत सारी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अंदर कई सारे और भी सोलर सिस्टम हो सकते हैं, मतलब हैं, और कई सारे, बहुत सारे हैं। मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सन एक स्टार है, ये भी आपको पता है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 हैं। पहले कितने थे? पहले 9 थे। कौन सा रिमूव हुआ? प्लूटो रिमूव हुआ। प्लूटो को और किस नाम से जानते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो चलो, अब एक चीज ये है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके नाम आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है बच्चों, वो ये है आपकी, क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेते हैं तो सूरज से, मान लो यहां पे सूरज है, ठीक है, सूरज, तो सूरज से ये सीक्वेंस में है, MVEMJSUN। ठीक है, सूरज से ये सीक्वेंस में है। पहला, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, एम फॉर मरकरी, है ना, माई से मरकरी, ठीक है, यहां से माई से मरकरी, वेरी से वीनस, यानी कि एम फॉर मरकरी, वी वीनस, ई एफिशिएंट, एम मास, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यू यूरेनस एंड नेपच्यून। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें हम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये भी पूछ लेगा, बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, सबको पता है। नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? पहला मरकरी। एंड द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट यूरेनस। अब बच्चों यहां पे एक चीज समझो, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वो वीनस है बच्चों, वीनस है ना। यहां पर एक क्या है? एक्सेप्शन है। आप कहोगे सूरज से सबसे पहला जो वो है प्लैनेट है वो मरकरी है, तो मरकरी सबसे गर्म होना चाहिए, सूरज के सबसे करीब है, जबकि ऐसा नहीं है। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है बच्चों। दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन वीनस सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है क्योंकि इसका गैसियस एनवायरनमेंट इसको कुछ मतलब ऐसा है कि वो हीट ज्यादा ट्रैप करता है, जिसकी वजह से ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट है वीनस। ठीक है बच्चों, तो वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है। वीनस के नाम पे कई सारे खिताब है। वीनस को हम हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, अर्थ ट्विन के नाम से भी जानते हैं, अर्थ की जुड़वा। ठीक, अब ऐसे ही बच्चों कोल्डेस्ट प्लैनेट में भी एक्सेप्शन है। कोल्डेस्ट प्लैनेट आप कहेंगे कि सूरज से सबसे दूर नेपच्यून है, ये होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यूरेनस सबसे ज्यादा ठंडा है, ये सेकंड लास्ट प्लैनेट है। ठीक है, हालांकि नेपच्यून सबसे दूर है, ठंडा ये होना चाहिए, लेकिन सबसे ठंडा कौन सा है? यूरेनस, याद रखेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो, इसका टेम्परेचर जो है नेपच्यून का -214 डिग्री सेल्सियस तक नापा गया है, और यूरेनस का टेम्परेचर -224 डिग्री तक, 24 डिग्री सेल्सियस तक नापा गया है।
ये इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है ना। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा ये है कि नेपच्यून में यूरेनस के मुकाबले में थोड़ी सी मीथेन ज्यादा पाई जाती है, और मीथेन की प्रॉपर्टी होती है हीट को थोड़ा सा ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना, है ना। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा कम ठंडा रह जाता है इससे। तो हमारा कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो यूरेनस। हॉटेस्ट प्लेनेट भी एक्सेप्शन है, पहला वाला नहीं है। दूसरा है कोल्डेस्ट प्लेनेट भी हमारा लास्ट वाला नहीं है, उससे जस्ट पहले वाला है। हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस, कोल्डेस्ट प्लेनेट यूरेनस, ठीक है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार वीनस। वीनस को मैंने अभी बताया, वीनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट एंड ऑल्सो नोन एज द अर्थ ट्विन। मैंने बताया देखो, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, अर्थ ट्विन, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ठीक है, और हॉटेस्ट प्लेनेट भी है क्या? वीनस, ठीक है। अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? अर्थ को। मार्स किस नाम से जाना जाता है? रेड प्लैनेट। यूरेनस किस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन प्लैनेट, ठीक। द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ। अर्थ के सबसे करीब कौन सा है? अर्थ के सबसे करीब कौन सा है? देखो, अर्थ यहां पर है, या तो मार्स या तो वीनस, लेकिन सबसे करीब जो है अर्थ के वो वीनस है, ठीक है। नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सबसे करीब प्लैनेट जो है वो कौन सा है? तो वीनस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक देख लिए वीनस। और इसके बाद अगला क्या है? बिगेस्ट सैटेलाइट इन दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? तो वो गैनीमीड है, ठीक है। गैनीमीड, बिगेस्ट सैटेलाइट इन दी सोलर सिस्टम कौन सी है? गैनीमीड, जो कि क्या है? जुपिटर की सैटेलाइट है, जुपिटर की। ऐसे ही स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है सोलर सिस्टम में हमारे? उसका नाम है डीमोस। ये किसकी सैटेलाइट है? मार्स की, ठीक है। बिगेस्ट सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में गैनीमीड है, जो कि जुपिटर की सैटेलाइट है। और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन दी सोलर सिस्टम कौन सी है? डीमोस, जो कि मार्स की है। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड दी सोलर सिस्टम इज सीरियस। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक सबसे चमकदार कौन सा वो है? स्टार है, तारा है, जिसका नाम है क्या? सीरियस। इसको किस नाम से और जानते हैं? डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो मिल्की वे और आकाश गंगा, ठीक। हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी, हमारी पड़ोसी गैलेक्सी सबसे करीब कौन सी है? तो एंड्रोमेडा। और बच्चों, जुपिटर और मार्स के बीच में भी एक बेल्ट है, जिसका नाम क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। और शुरू के जो 4 प्लैनेट हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, और उसके बाद के हम आउटर प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, ये सब क्या है? गैस जाइंट्स हैं, गैस जाइंट्स हैं। और आगे के वो यूरेनस और नेपच्यून क्या है? वो हैं आइस जाइंट्स, ठीक है, बहुत ठंडे हैं इसीलिए। चलो, अब इसके बाद अर्थ। अर्थ की शेप कैसी है बच्चों? अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, एक तरीके से अंडे की शक्ल का है, ठीक है। अगर फुटबॉल लो, उसको थोड़ा सा दबा दो तो थोड़े से अंडे वाली शक्ल बन जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये अर्थ की शेप है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, गोल नहीं है, ठीक है, ऐसी है। इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, फ्लैटेंड अ लिटिल एट द पोल्स विद स्लाइट बल्ज एट द सेंटर इक्वेटर। वही मैंने आपको बताया, जैसे आप फुटबॉल को दोनों तरफ से दबा दो तो अंडे जैसी शेप होगी, वैसे ही है। द अर्थ इंटीरियर इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर लेयर। अर्थ की लेयर जो है, अर्थ के को 3 मेजर लेयर में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर होता है, मेंटल बीच में और कोर सबसे अंदर, ठीक है। ऐसे ही अब रॉक्स हैं आपके, रॉक्स। तो बच्चों, रॉक्स भी कितने टाइप्स के होते हैं भाई? रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक। इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मॉल्टन मैग्मा। जो लावा मैग्मा निकला और वो ठंडा होके सेट हो गया, ऐसे इससे जो रॉक बने हमारे, वो कौन से बने? इग्नियस रॉक्स बने। इसकी एग्जांपल माइका, ग्रेनाइट एटसेट्रा। एग्जाम में आपसे इसके एग्जांपल पूछ लेते हैं। माइका क्या है? सेडिमेंट्री है, इग्नियस है या मेटामॉर्फिक है? तो ये इग्नियस है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, these rocks are formed due to accumulation of rock particles and organic matter in layers under tremendous pressure, example gravel, peat, gypsum, etc.
भाई जो कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर का वेस्ट लेयर्स में जमता चला गया और एक्सट्रीम प्रेशर से जो सॉलिडिफाई होकर क्या बन गए, एक्सट्रीम प्रेशर में जो रॉक बन गए उसको क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से इन सबसे। मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, दीज रॉक्स वर ओरिजिनली इग्नियस, ये शुरू में क्या थे, इग्नियस थे या सेडिमेंट्री थे, बट लेटर चेंज ड्यू टू प्रेशर, बाद में ये चेंज हो गया प्रेशर से या हीट से और एक्शन ऑफ वाटर, पानी हीट या प्रेशर से चेंज हो गया। एग्जाम्पल जिनीस, मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट। ठीक, ये एग्जाम्पल किसके हैं, तो आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। माइका ग्रेनाइट इग्नियस के एग्जाम्पल, ग्रेविल पीट जिप्सम सेडिमेंट्री के एग्जाम्पल, मेटामॉर्फिक ग्नीस मार्बल और क्वार्ट्जाइट की एग्जाम्पल है। अब आते हैं बच्चों एटमॉस्फेयर। ठीक, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, तो एटमॉस्फेयर हमारा क्या करता है, सन की हार्मफुल रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। ठीक, और क्या करता है, रेगुलेट्स टेम्परेचर, अर्थ को रहने के काबिल बनाता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर हमारा, प्रिवेंटिंग द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड, अर्थ को एक सुइटेबल प्लैनेट बनाता है, ना उसे ज्यादा ठंडा होने देता है ना बहुत ज्यादा गर्म। ठीक है, तभी यहां पे जिंदगी बसी हुई है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, एयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं इन द एटमॉस्फेयर, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, बिसाइड्स इसके अलावा वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक, साल्ट्स एंड अदर इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द एयर इन वेरिंग क्वांटिटीज। ठीक, तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, याद कर लीजिएगा कभी कभी पूछ लेते हैं, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़नी है बच्चों। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर है बच्चों, तो 5 लेयर है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब अर्थ ये है तो पहली लेयर ये हो गई। ठीक है, पहली हो गई। ठीक है, ये दूसरी लेयर हो गई, ऐसे ही तीसरी हो गई, ऐसे ही चौथी हो गई, ऐसे ही पांचवी हो गई। ठीक है, तो ये 5 लेयर में बांटा गया है। ठीक, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट एंड लोअर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ की सरफेस से पहली या लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है, तो ट्रोपोस्फेयर। ठीक, इट स्टार्ट्स एट द अर्थ सरफेस एंड गोज अप टू अ हाइट ऑफ 7.2 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ के सरफेस से स्टार्ट है और 7.2 किलोमीटर तक जाती है। ये फिक्स नहीं है, एरिया वाइज डिफर करती है, कहीं ये 8 किलोमीटर तक भी रेंज जा सकती है, कहीं 7.5, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करती रहती है। ठीक है, दिस लेयर हैज वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, इसके अंदर वाटर वेपर्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। ट्रोपो मीन्स चेंज, सिंस ऑल वेदर चेंजेस अकर इन दिस लेयर एंड एयर नेवर रिमेन्स स्टैटिक, इट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर क्यों कहलाता है, ट्रोपो माने होता है चेंज, यहाँ पे टेम्परेचर जो है चेंज होने लगता है, वेदर जो है चेंज होने लगता है। ठीक, एंड एयर नेवर रिमेन्स स्टैटिक। ठीक है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे वेदर जो है हमारा, मौसम जो है एक जैसा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, इसीलिए इस लेयर का नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, टेम्परेचर भी बदलता रहता है, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी बदलता जाएगा। ऑल दी वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म एक्सेट्रा कन्फाइंड टू दिस लेयर। तो भाई रेनफॉल, बारिश हो गई, कोहरा हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, ये सब जो है किस लेयर पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। तो आपसे पूछ सकते हैं रेनफॉल, फॉग और हेल स्टॉर्म जो होता है वो कौन सी लेयर पे होता है, तो ट्रोपोस्फेयर पे होता है। ठीक है, ऑल साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स एंड प्रेसिपिटेशन अकर हियर। ठीक है, साइक्लोन, तूफान और प्रेसिपिटेशन भी कहां होते हैं, इसी लेयर पे होते हैं। एज ऑल वाटर वेपर्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स लाई विद इन दिस। ठीक है, सारे वाटर पेपर भी यही है ना, क्योंकि सारे वाटर पेपर भी यही है, तो इसी वजह से साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स और प्रेसिपिटेशन इस लेयर में अकर करते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, इसका वेदर बदलता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, जैसे जैसे इस लेयर में हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर हमारा क्या होता जाएगा,
डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली लेयर हमारी कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, ये दूसरी लेयर है अर्थ की सरफेस से। दूसरी लेयर कौन सी है? तो स्ट्रेटोस्फेयर है। इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ट्रोपोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर ऑफ हाइट। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये तकरीबन 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। दिस लेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, दिस लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि ओजोन लेयर किस लेयर के अंदर है? तो वो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जिसकी रेंज 15 से 35 किलोमीटर के बीच में होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस। दिस लेयर इज कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। जितने एरिया में ओजोन एग्जिस्ट करती है उस एरिया का नाम हो जाता है, क्या कहलाता है? ओजोनोस्फेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर किस लेयर में एग्जिस्ट करती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, याद रखिएगा। इन स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट इन द लोअर पार्ट बट इंक्रीजेस स्लोली विद इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, इसमें ज्यादातर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ओजोन गैस मौजूद होती है। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? O3। ठीक है, ये और ओजोन लेयर हमें क्या करती है? सन की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। थर्ड लेयर है हमारी कौन सी? मेसोस्फीयर। फाउंड अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होती है। स्टार्ट्स एट 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड गोज अप टू 85 किलोमीटर। ठीक है, ये रेंज 50 से 85 तक जाती है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इस लेयर में टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ठंडा रीजन कहां होता है? तो मेसोस्फेयर में होता है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा ठंडा जो टेम्परेचर होता है कौन सी लेयर पे होता है? एटमॉस्फेयर की, तो मेसोस्फेयर में। यहां -100 डिग्री सेल्सियस तक भी ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर। मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑफ डेंस एयर ड्यू टू क्रिएशन ऑफ फ्रिक्शन एंड अ लॉट ऑफ हीट। जो मीटियोर्स गिरते हैं वो इस लेयर में जल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन और फ्रिक्शन की वजह से काफी सारी हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से वो जल जाते हैं। ठीक है, द अपर लिमिट, मेसोस्फीयर की अपर लिमिट यानी कि जब वो खत्म होती है, जहां पे खत्म हो रही होती है उसको क्या कहते हैं? मेसोपॉज, विच सेपरेट्स मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। जो मेसोस्फीयर जहां खत्म हो रहा होता है, जहां मेसोस्फीयर खत्म हो रहा होता है, ये मान लो यहाँ पे मेसोस्फीयर खत्म हो रहा होगा, अगली बार थर्मोस्फीयर शुरू होगा, तो इसकी जो यहाँ पर ये अपर लिमिट जो होती है ये क्या कहलाएगी? मेसोपॉज। ठीक है, द अपर लिमिट इज कॉल्ड मेसोपॉज। मेसोस्फीयर की अपर लिमिट क्या कहलाएगी? मेसोपॉज। ठीक है, फिर वहां से क्या शुरू हो जाएगी? अगली लेयर थर्मोस्फीयर शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो अब अगली लेयर है हमारी थर्मोस्फीयर। अब ये कौन सी है? चौथी लेयर है थर्मोस्फीयर। दिस लेयर इज फाउंड अबव मेसोपॉज। ठीक है, मैंने बताया मेसोस्फीयर के ऊपर या मेसोस्फीयर की अपर लिमिट को मेसोपॉज कहते हैं, उसके ऊपर थर्मोस्फीयर शुरू हो जाती है। स्टार्ट्स एट 80 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गोज अप टू 400 किलोमीटर। तकरीबन अर्थ की सरफेस से 80 किलोमीटर पर ये लेयर स्टार्ट होती है और 400 किलोमीटर तक ये तकरीबन जाती है। दिस लेयर इज कंप्लीटली क्लाउडलेस। इस लेयर में कोई भी बादल नहीं होते। ठीक है, एंड फ्री ऑफ वाटर वेपर्स, इसमें वाटर वेपर्स भी नहीं होते। ठीक, थर्मो मीन्स हीट एंड द टेम्परेचर इन दिस लेयर कैन रीच अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब थर्मो का मतलब है, देखो थर्मोस्फेयर का नाम है, इसका मतलब ये लेयर काफी गर्म है एंड टेम्परेचर इन दिस लेयर कैन रीच अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ठीक है, दिस लेयर कंटेन्स आयनोस्फीयर। इसी लेयर के अंदर आयनोस्फीयर भी होती है, चार्ज पार्टिकल्स, आयंस। ठीक है, तो याद रखिएगा आयनोस्फीयर किसके अंदर है? तो थर्मोस्फीयर के अंदर है आयनोस्फीयर। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स इन दिस लेयर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भी इस लेयर में ही ऑर्बिट करता है। इन दिस लेयर मेनी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट। तो कुछ सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट वो अर्थ की सैटेलाइट है वो भी इस लेयर में प्रेजेंट रहती है। एक फिनोमिनन है ये बेटा, अरोरा फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। ठीक है, अरोरा फिनोमिनन क्या होता है बच्चों? अरोरा फिनोमिनन जो आपने देखा होगा पोलर रीजन्स में, अंटार्कटिका या ठंडे इलाके जितने भी हैं, कोल्ड कंट्रीज हैं,
तो वहां पोलर कंट्रीज में देखा होगा एक आसमान में ब्लू ग्रीन कलर की बहुत मैजिकल लाइट सी दिखाई देती है, बहुत खूबसूरत नजारा होता है ना आसमान में। तो वो फिनोमिनन जो होता है ग्रीन ब्लू सी लाइट जो दिखाई जाती है उसको हम ऑरोरा फिनोमिनन कहते हैं। वो ऑरोरा फिनोमिनन जो है वो किस लेयर पे काम करता है, किस लेयर पे होता है, थर्मोस्फेयर में ही होता है। द अपर लिमिट इज कॉल्ड थर्मोपॉज। अब जहां थर्मोस्फेयर खत्म हो रही होगी उसके बाद एग्जॉस्फेयर शुरू हो रही होगी, तो थर्मोस्फेयर की अपर लिमिट को थर्मोपॉज कहते हैं, विच सेपरेट्स द थर्मोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर। ठीक। आयनोस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एंड मॉडिफाइज रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। आयनोस्फेयर सारे कम्युनिकेशन जो है वो कहां से काम करते हैं, आयनोस्फेयर पे। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह कहां पे काम करती है, आयनोस्फेयर पे। ठीक है, मोबाइल वगैरह टावर, मोबाइल के सिग्नल वगैरह जो किस लेयर पे काम करते हैं, वो इसी पे काम करते हैं, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर किसके अंदर है, तो वो है थर्मोस्फेयर के अंदर। ठीक है, जैसे कि ओजोन लेयर किसके अंदर थी, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ठीक है, ओजोनोस्फेयर, ये आयनोस्फेयर किसके अंदर है, थर्मोस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट अगली हमारी लेयर है एग्जॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, अब पांचवी लेयर हमारी कौन सी है, एग्जॉस्फेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आखिरी लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की कौन सी है, तो एग्जॉस्फेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अपर पार्ट ऑफ द एग्जॉस्फेयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फेयर। एग्जॉस्फेयर का सबसे अपर पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटोस्फेयर। द टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग कॉन्स्टेंटली एट हाई रेट। अब ऐसे जैसे जैसे इस लेयर में ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर और हाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर से जब ये शुरू होगा और अप टू 10,000 किलोमीटर तक भी ये जा सकता है। ठीक। द एग्जॉस्फेयर कंटेन्स मेनी ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ। ज्यादातर सैटेलाइट जो है वो यहां आपको मिलेंगी इसी लेयर पे, किस पे, एग्जॉस्फेयर पे। ठीक, चलो अगला टॉपिक है हमारा कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिया। कुछ कॉन्टिनेंट्स, हमारे कितने कॉन्टिनेंट है बच्चों, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे, 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे। ठीक, अब कौन कौन से हैं, और इसको मैंने लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट लिख दिया। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पहले कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसको मैंने किस में लिखा है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को हम बर्ड्स कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अब ये साइज के हिसाब से था, अब यहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने अरेंज किया है। सब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट में है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, पॉपुलेशन के हिसाब से, साइज के हिसाब से ये रहा कैटेगरी, और उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहते हैं, और अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट साइज के हिसाब से था, ये पॉपुलेशन के हिसाब से था, तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब अगला ओशंस अकॉर्डिंग टू साइज। कितने ओशंस हैं भाई हमारे, तो कितने ओशंस हैं हमारे हैं 7 नहीं 5 ओशन हैं। ठीक है, 5 ओशन है भाई, गाने वानों में सुन लिया होगा 7 समंदर तेरे पीछे पीछे आ गई, तो कभी ऐसा नहीं है 7 समंदर हैं, 5 ही समंदर है। ठीक है, 5 समंदर है हमारे ओशंस। तो ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में सबसे बड़ा पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब यहां से भी कुछ पूछ लेते हैं, लार्जेस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया की सबसे बड़ी लेक, तो पहला तो आप जरूर याद रखिए, सबसे बड़ी झील दुनिया की कौन सी है, कैस्पियन सी। ठीक है, इसके नाम के आगे सी जरूर लगा है, लेकिन ये क्या है, झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी एशिया में है। फिर उसके बाद लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका में, लेक विक्टोरिया अफ्रीका में, लेक हुरॉन नॉर्थ अमेरिका में, लेक मिशिगन नॉर्थ अमेरिका में। इसके बाद लार्जेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू एरिया, तो मैंने टॉप 7 लिख दी हैं। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू एरिया, तो सबसे बड़ी कंट्री एरिया के हिसाब से कौन सी है, रशिया है। ठीक है, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज। फिर कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो इंडिया से बड़ी भी ये 6 कंट्रीज हैं एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है? तो भाई अब तो इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, आपको पता ही है ना। इंडिया पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील। तो टॉप 7 मैंने लिखा है, ठीक है। अब इंडिया में क्रॉप सीजन्स भी हैं बच्चों, तो क्रॉप सीजन्स कौन कौन से क्रॉप सीजन्स आप पढ़ते हो, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो टोटल हम 3 तरीके के क्रॉप सीजन्स पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से? खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप, ठीक। दीज आर द 3 मेजर क्रॉप सीजन्स इन इंडिया, ठीक। खरीफ क्रॉप कब बोए जाते हैं? जून जुलाई में बोए जाते हैं, और काटे कब जाते हैं? सितंबर अक्टूबर में काटे जाते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं राइस जो है रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है कि ज़ैद क्रॉप है? तो राइस क्या है? खरीफ। राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, बच्चों ये मेज है ना, मेज, MEAIZE, मेज, कॉटन एंड जूट, ये सब क्या है? ये है खरीफ क्रॉप, ठीक। रबी क्रॉप कब बोए जाते हैं? अक्टूबर दिसंबर में। काटे कब जाते हैं? अप्रैल मई में। इसकी एग्जाम्पल वीट, बार्ले, पीस, रेपसीड, मस्टर्ड ग्रेन्स, ठीक। ज़ैद क्रॉप कब बोए जाते हैं? फरवरी मार्च में। काटे कब जाते हैं? मई जून में। इसके एग्जाम्पल्स उड़द, मूंग, मेलन्स एटसेट्रा। शॉर्टेस्ट अगर पूछा जाए कभी आपसे कि शॉर्टेस्ट क्रॉप सीजन कौन सा है, तो वो ये ज़ैद क्रॉप है ना। तो जल्दी सबसे तैयार हो जाती है ये वाली फसल, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है बच्चों आपसे, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, ठीक, कि कौन से बॉर्डर लाइंस को हम किस नाम से पुकारते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं आप लोगों के लिए। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक। रेड क्लिफ लाइन किस किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन है, मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी एंड पोलैंड। मेजिनोट लाइन फ्रांस एंड जर्मनी। 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। 24th पैरेलल लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी 24th पैरेलल लाइन जो है ये भी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का एक बॉर्डर है, बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, इंडिया इसे नहीं मानती, ठीक है। 38 पैरेलल लाइन ये नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। 49 पैरेलल लाइन यूएसए एंड कनाडा। एटलीस्ट ये जो मैंने टिक करे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको जहन में जरूर रखिएगा। अब ऑफिशियल बुक, ठीक है, ऑफिशियल बुक, ठीक है बच्चों, याद रखना ये क्या है? ऑफिशियल बुक, ठीक, ये ऑफिशियल OFFICIAL। तो हर कंट्री की कुछ ऑफिशियल बुक होती है मेजर कंट्रीज की, ठीक है, तो वो लिखी हुई है, मशहूर है। तो ब्लू बुक कहाँ की है? ब्लू बुक एन ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक ब्लू बुक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। ग्रीन बुक एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ इटली एंड ईरान का ऑफिशियल पब्लिकेशन। ग्रे बुक एन ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जापान एंड बेल्जियम, ठीक। और ऑरेंज बुक एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स। येलो बुक एन ऑफिशियल पेपर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट पेपर इंपॉर्टेंट है। एन ऑफिशियल पेपर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर इशू। तो कभी कभी देखा होगा प्रधानमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें होता है कि व्हाइट पेपर मतलब श्वेत पत्र नाम से भी एक चीज डॉक्यूमेंट होता है, तो वो कंट्री का डॉक्यूमेंट है। तो इंडिया का डॉक्यूमेंट कौन सा है? व्हाइट पेपर, ठीक है। येलो बुक किसका है? तो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का है। और व्हाइट बुक एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ चाइना, जर्मनी एंड पोर्चुगल। तो एटलीस्ट ये 2-3 आप जरूर याद रखेंगे, जहन में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। बच्चों इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, कभी कभी आपसे इंपॉर्टेंट फेमस मॉन्यूमेंट्स भी पूछ लेते हैं, ये कौन सी कंट्री में है, कहां है, ठीक है। तो इंपीरियल पैलेस कहां है भाई? ये जापान में है, टोक्यो में, ठीक है। जापान कंट्री और टोक्यो शहर यहां पे लिखा हुआ है। एफिल टावर कहां है भाई? सबको पता है ना, फ्रांस, पेरिस। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्रेमलिन पैलेस, रशिया, मॉस्को। किंडर डिस्क कहां है? डेनमार्क। लीनिंग टावर पीसा, इटली। पिरामिड इजिप्ट, गीजा। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए, न्यूयॉर्क, ठीक। ताजमहल सबको पता है, इंडिया, आगरा।
यहाँ भी अगले पॉइंट क्या है, बुर्ज खलीफा जो कि यूएई दुबई में है, 829 मीटर इज द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड। तो बुर्ज खलीफा जो है वो टॉलेस्ट टावर, टावर की कैटेगरी में है कि टॉलेस्ट टावर है, ठीक। टॉलेस्ट टावर इन दी वर्ल्ड पूछा जाए आपको तो बुर्ज खलीफा है अभी तक का, कहां है, यूएई दुबई में, और 829 मीटर इसकी हाइट है। और स्टैचू की कैटेगरी अगर पूछा जाए, टॉलेस्ट स्टैचू इन दी वर्ल्ड कौन सा है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां है, अहमदाबाद गुजरात, है ना, 182 मीटर, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना, तो याद रखिएगा ये, ठीक। चलो अगला टॉपिक हमारा है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस डिटेक्टिव एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो कभी कभी इंटेलिजेंस डिटेक्टिव एजेंसीज भी पूछ ली जाती हैं आपसे कि कौन सी कंट्री की कौन सी एजेंसी है। जैसे भाई इंडिया का तो रॉ आपको पता ही होगा, है ना भाई, टाइगर 3 आने वाली है तो वो आपको पता है, रॉ एजेंट, है ना, ये सारी चीजें तो आपको इंटेलिजेंस एजेंसी भी पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एमएसएस कहाँ की है, चाइना की। केजीबी जीआरयू कहाँ की है, रशिया की। मोसाद इजराइल, आजकल इजराइल और फिलिस्तीन काफी न्यूज में है तो याद रखिए, क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं कुछ भी, है ना। तो मोसाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। मुखाबरात कहाँ की है, इजिप्ट की है, ठीक। नाइचो जापान, सावाक ईरान, जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट इराक, डीजीएसई फ्रांस, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी साउथ अफ्रीका। MI5 कहाँ की है, यूनाइटेड किंगडम। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एशियो ऑस्ट्रेलिया की है। इंडिया की भाई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB। इंडिया की दो है, रॉ एंड IB, ठीक। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI। CIA FBI ये कहाँ की है, तो USA की। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों के लिए। मैंने आपको इंडिया की बताया था, जल्दी से बताओ मुझे, पहले बता चुका हूं कि इंडिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है, यस वेरी गुड, संसद, ठीक है। तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का क्या नाम है, शोरा। ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पार्लियामेंट, भूटान की शोगदू, कनाडा की पार्लियामेंट, चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इजिप्ट की पीपल्स असेंबली, फ्रांस नेशनल असेंबली, जर्मनी बुंडेस्टैग, ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट, इंडिया की संसद, जापान की डाइट, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली एंड सीनेट, रशिया की ड्यूमा, स्पेन की कॉटेस, साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट, यूएसए की कांग्रेस, स्वीडन की रिक्सडैग, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, बांग्लादेश की जातीय संसद या हाउस ऑफ द नेशन। तो कभी कभी यहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट डेज। बच्चों यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा डेज में क्या मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से इंपॉर्टेंट डेज। तो 12 जनवरी है पहला, वरना देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वरना तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट याद रखने। तो भाई 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। अब ये किसकी बर्थडे पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बर्थडे ऑफ विवेकानंद पे, है ना, विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की बर्थडे पे मनाया जाता है क्या, नेशनल यूथ डे का 12 जनवरी। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे किसकी बर्थडे पे है, सीवी रमन के ऊपर, इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे या वर्ल्ड डे फॉर वाटर, ठीक। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 1 मई ये बार बार पूछ भी चुके हैं, 1 मई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 5 जून ये भी पूछ चुके हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। 29 अगस्त में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ये क्या है, बर्थडे ऑफ ध्यानचंद, ध्यानचंद की बर्थडे पे मनाया जाता है। 5 सितंबर सबको पता है टीचर्स डे।
16 सितंबर ये पूछ लेते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। और 11 नवंबर को अभी गुजरा है, अभी सॉरी 11 नवंबर 11 नवंबर आने वाली है, 11 नवंबर आने वाली है, ठीक है, आज 7 तारीख है, क्या है, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। किसकी बर्थडे पे? बर्थडे ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बर्थडे पे मनाया जाता है। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो, तो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एड्स डे सबको पता ही होगा। 1 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, हम आगे भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा, हाँ ठीक है। हाँ, तो अब क्या है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। उसके बाद क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर में क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे। इंपॉर्टेंट है, इस दिन ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और इस दिन कौन से प्राइज दिए जाते हैं मैं बता चुका हूं, नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं इसी दिन, ठीक है। 23 दिसंबर को फार्मर्स डे मनाया जाता है। ये किसकी बर्थडे पर? चौधरी चरण सिंह बर्थडे पर। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? गुड गवर्नमेंट डे। ये किसकी बर्थडे पर है? तो अटल बिहारी वाजपेयी बर्थडे पे मनाते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन सा है? यूएनओ, ठीक है, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ बच्चों, ठीक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहां से भी चीज पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनना इसको। यूएनओ, ठीक, यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन it is an intergovernmental organization with objectives of maintaining international peace and security, protecting human rights, promoting sustainable development and upholding international law। तो ये दुनिया भर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में शांति, पीस कायम करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, इंसानी हुकूक को, इंसानियत को बचाने के लिए, कहीं भी कुछ होता है तो दो कंट्रीज के बीच में समझौता ये सब कराने के लिए, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए काम करती है, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी गया है, यूएनओ कब कायम हुई? इट वॉज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में ये बनी थी, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो न्यूयॉर्क में है। इट इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। इससे पहले जो थी संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, वो लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानी जाती थी, वो चला करती थी। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ बन गई, ठीक है। जब ये स्टार्ट हुई थी तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? 51 थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंटली इस वक्त 193 इसके मेंबर्स हैं। देन 193rd मेंबर है साउथ सूडान। 193वां जो इसका मेंबर बना वो कौन बना था? तो साउथ सूडान बनी थी ये कंट्री। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 6 पूछ ली जाती हैं, कितनी है? 6। कौन कौन सी? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस हैं यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 6 हैं, कौन कौन सी? ये आपको याद रखनी होगी। इसके लिए एक ट्रिक बता दूं तो चलो मैं ट्रिक बता देता हूं। चलो, तो बच्चों ये एक वर्ड है, बहुत सिंपल सा एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, फ्रेस्का। फ्रेस्का कोई एक ड्रिंक जैसा है, ठीक है, जूस जैसा, ठीक। फ्रेस्का ड्रिंक भी आती है, ये वर्ड याद कर लो। ये क्या है? ये यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। फ्रेस्का, FRESCA, फ्रेस्का, ये क्या है? यूएनओ को ऑफिशियल लैंग्वेजेस। F से फ्रेंच, R से रशियन, E से इंग्लिश, S से स्पेनिश, C से चाइनीज, A से अरबिक। हो गई आपका काम। यूएनओ की अगर पूछा जाए यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हैं, तो फ्रेस्का। ये 6 हैं, याद कर लो। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, यूएन की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो वहां पे आपको दे देगा चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच और जापानीज। तो यहां पे जापानीज आंसर हो जाएगा कि जापानीज नहीं है इसकी लैंग्वेज। अगला पॉइंट, ट्रिगवे लाई ऑफ नॉर्वे 1946 से 1952 वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी कौन थे? तो वो ट्रिगवे लाई। कहां के थे? नॉर्वे के। एंटोनियो गटर्स इज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। इस वक्त भी प्रेजेंट कौन है? ये दोबारा
बने हैं, एंटोनियो गटर्स इसके सेक्रेटरी जनरल है। तो प्रेजेंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ है। यूएनओ के कुछ मेन ऑर्गन है बच्चों, ठीक है, यानी कि उसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंडर में जो जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं कुछ यूएनओ को ऑर्गन्स कहलाती हैं, तो वो भी आपको देखना है। तो पहली कौन सी है? जनरल असेंबली, यूएनओ के अंडर में काम करती है। तो जनरल असेंबली इज द मेन प्लेस फॉर डिस्कशन एंड पॉलिसी मेकिंग इन द यूनाइटेड नेशंस। यूएनओ में जो पॉलिसी मेकिंग वाला काम है, ठीक है, जनरल असेंबली करती है। कौन? डिस्कशन, पॉलिसी मेकिंग, क्या क्या पॉलिसी बनानी चाहिए इंटरनेशनल पीस को कायम रखने के लिए, सिक्योरिटी को कायम रखने के लिए, तो उसका काम कौन करती है? जनरल असेंबली करती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगला ऑर्गन कौन सा है भाई? सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन का अगला मेन ऑर्गन कौन सा है? तो सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखो जैसे नाम से ही जाहिर है, सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होगा भाई? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बरकरार रखना। इसका भी हेडक्वार्टर कहां है बच्चों? इन सब के हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिक्योरिटी काउंसिल का, इसका भी न्यूयॉर्क में है। द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स हैं। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। टोटल 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और बाकी के 10 कैसे हैं? नॉन परमानेंट, ठीक है। तो जो 5 परमानेंट है वो कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। It has 10 non-permanent members elected for 2 years starting on 1st January. ठीक है, ये 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं 1 जनवरी से, ठीक है। थर्ड ऑर्गन कौन सा है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। अब जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं जनरल असेंबली के जरिए, उनका रिव्यू करना, पॉलिसी कैसी काम आएगी, उनका सोशल एस्पेक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होगा, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या होगा, ये सारे इश्यूज पे कौन बात करती है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट चौथी हमारी है ट्रस्टीशिप काउंसिल। बच्चों चौथी जो चौथा ऑर्गन कौन सा है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ट्रस्टी क्या लिखा हुआ है? इनएक्टिव सिंस 1994। 1994 के बाद ये वाली जो ऑर्गन था ये बंद कर दिया गया, ठीक। तो पांचवा कौन सा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपने देखा होगा जब भी किसी दो कंट्री के बीच पे मसला होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, ठीक है। इट इज द प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि कभी भी कोई मसला होगा दो कंट्रीज के बीच में तो कोई भी कंट्री इस कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती है। इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन हैग, नीदरलैंड्स। इसका कहां है बच्चों? नीदरलैंड में, हैग में है इसका क्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है। और छठा ऑर्गन जो है वो कौन सा है? यूएन सेक्रेटेरिएट, ठीक है। ये छठा ऑर्गन है यूएन सेक्रेटेरिएट। तो ये 6 ऑर्गन थे इसके, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगला टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ यूएनओ। यूएनओ के साथ यूएनओ की कुछ एजेंसीज भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए? इंपॉर्टेंट इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इनकी फुल फॉर्म और इनके हेडक्वार्टर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मैंने कुछ मेंशन किए हैं यहाँ पर। पहला है जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG, इसका हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ये बार बार पूछा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये कहां है इसका हेडक्वार्टर? तो जिनेवा, जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी पूछ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन DC, ठीक। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, रोम, इटली। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक। और ऐसे ही यूनिसेफ, इसकी भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो आपसे रिलेटेड आपसे
क्या पूछा जा सकता है, इसके हेडक्वार्टर कहां पर हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इनके अलावा भी बच्चों कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इनका यूएनओ से ताल्लुक नहीं है, ये अलग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनकी भी फुल फॉर्म्स और इनके हेडक्वार्टर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पे लिख के लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो पहली कौन सी है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपैक, इसकी कहां पर है, सिंगापुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसका कहां है, इसका कहां है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहां है, बेल्जियम में। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, मनीला, फिलीपींस। यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ग्रुप ऑफ 15, G15, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और ये वाला साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है सार्क। इसकी कहां है, तो काठमांडू, नेपाल में बच्चों। कहां, काठमांडू, नेपाल, याद रखिएगा। अब बच्चों यहां पे मैं एक चीज और बताता चलूं, इंपॉर्टेंट है, काठमांडू, नेपाल। सार्क का क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एशियन कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के डेवलपमेंट में बढ़ावे में काम करती है। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि सार्क के मेंबर्स कंट्रीज पूछ लेते हैं। तो बच्चों सार्क की मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो टोटल 8 है बच्चों, है ना। सार्क कंट्रीज फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, ये है। सार्क कंट्रीज कितनी है, टोटल 8 कंट्रीज हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कौन कौन सी हैं, तो उसमें पूछ लेंगे इनमें से कौन सी सार्क कंट्रीज नहीं है, तो इसके लिए भी ट्रिक बता दूं, चलो वो भी बता देता हूं। ठीक है, तो उसके लिए आप बच्चों ये याद कर लो, एक वर्ड याद कर लो, अपनी एमबीबीएस। क्या, अपनी एमबीबीएस। ठीक, अब ए फॉर अफगानिस्तान, क्या, ए फॉर अफगानिस्तान। ठीक है, पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है, एन फॉर नेपाल, आई फॉर इंडिया, ठीक है, एस फॉर श्रीलंका, बी फॉर भूटान, और बी फॉर बांग्लादेश, और एम फॉर है बच्चों क्या, मालदीव्स। अब यहां पे बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, एम फॉर म्यांमार लिख देंगे या मलेशिया लिख देंगे, तो बच्चों ये नहीं है, है ना। सार्क कंट्रीज टोटल 8 हैं, सार्क कंट्रीज टोटल क्या है, 8 हैं। कौन कौन सी, अफगानिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, ठीक है, एस से श्रीलंका, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एम फॉर मालदीव्स। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अपनी एमबीबीएस, ये वर्ड याद कर लीजिए, अपनी एमबीबीएस, ये क्या है, सार्क कंट्रीज हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बच्चों, कभी कभी अब सम रैंडम फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी हम देख लेते हैं साथ साथ कि क्या हाईएस्ट है ना, सुपरलेटिव्स वगैरह कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जैसे पहला पॉइंट, द लॉन्गेस्ट डे ऑन द अर्थ इज, अर्थ का लॉन्गेस्ट डे कब होता है, लॉन्गेस्ट डे सबसे बड़ा दिन 21 जून, एंड द शॉर्टेस्ट डे कब होता है, तो 22 दिसंबर में होता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, इट्स हाइट इज अबाउट 8848 मीटर्स अबव सी लेवल। सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है इन द वर्ल्ड में, ठीक है। रिवर नाइल इज इन द इजिप्ट, इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है, रिवर नाइल, कहां है, इजिप्ट में है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, अमेजॉन, ठीक। अब याद रखिए ये वर्ल्ड फैक्ट्स चल रहे हैं बच्चों, दुनिया के फैक्ट्स, कौन से, दुनिया के फैक्ट्स, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो सहारा। बिगेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो एशिया। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड अभी बताई थी, कैस्पियन सी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ताजे पानी की झील इन द वर्ल्ड कौन सी है, लेक सुपीरियर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लेक सुपीरियर। हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऊंचाई पे बनी हुई, सबसे ऊंचाई पे बनी हुई लेक कौन सी है, लेक टिटिकाका। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेक बेकाल। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। बिगेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, गल्फ ऑफ मैक्सिको। बिगेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, अरेबियन पेनिनसुला। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज एंडीज। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है भाई, रशिया है।
और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है बच्चों? वेटिकन सिटी सबसे छोटी है। कितनी बड़ी हो सकती है? 2.41 किलोमीटर की, बस कंट्री खत्म। 2.5 किलोमीटर के आसपास है बस ये कंट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां तक हमने कर लिया। स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड कौन सी है? वेटिकन सिटी है। अगली स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड वेटिकन सिटी हो गई हमारी। चलो उसके बाद क्या है? द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अभी मैं बता चुका क्या था, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक, लार्जेस्ट एयरपोर्ट बाई साइज, सबसे बड़ा दुनिया का एयरपोर्ट लार्जेस्ट बाई साइज इन दी वर्ल्ड कौन सा है? तो किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहां है? दम्माम, सऊदी अरबिया में। लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड इज हुडसन बे, कनाडा। लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा, इंडिया। इंडिया का सुंदरबन डेल्टा दुनिया का भी लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड है, दुनिया का भी लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड मौना लोआ, हवाई आइलैंड्स में। ठीक, अब सम रैंडम फैक्ट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर कौन सी चीज लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, थार इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, सुपरलेटिव ऑफ इंडिया है सारे, है ना। इंडिया का भाई बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो थार। द लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया, खारे पानी की झील इंडिया में सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का लेक इन उड़ीसा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो गंगा। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया इज तहरी डैम, कहां है? उत्तराखंड। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी इंडिया की वुलर लेक, कहां है? कश्मीर में। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया इज विवेक एक्सप्रेस फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन आसाम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया कौन सा है भाई? इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट जो है वो डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक है। तो डिब्रूगढ़ आसाम में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और ये कौन सी ट्रेन कवर करती है? तो विवेक एक्सप्रेस करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया इज स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे इन 1853। तो इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई? 1853 में चलाई गई थी। कहां से कहां? बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, लॉन्ग। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन 1929 बिटवीन बॉम्बे एंड पूना एंड वाज नोन एज डेक्कन क्वीन। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या है? तो डेक्कन क्वीन। कब चलाई गई? 1929, 1929 में। कहां से कहां? बॉम्बे से पूना के बीच में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, यहां तक हम कवर कर चुके हैं। तो इस ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? तो डेक्कन क्वीन, याद रखिएगा, डेक्कन क्वीन। ठीक है, इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। द फर्स्ट एयर फ्लाइट इन इंडिया वाज टेकन इन 1931 फ्रॉम मुंबई टू कराची बाय जेआरडी टाटा। इंडिया की पहली कौन सी फ्लाइट जो है वो कब ली गई थी? तो 1931 में। कहां से कहां तक? मुंबई से कराची। किसके जरिए? जेआरडी टाटा के जरिए। ठीक है, मुंबई इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। मुंबई को किस और के नाम से भी, किस और नाम से भी जानते हैं हम? सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। और इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहलाती है मुंबई। ठीक, अमृतसर इज नोन एज द गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी हम किसको कहते हैं? अमृतसर को। पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर को। ठीक, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद, गुजरात को, अहमदाबाद को। ठीक है, पंजाब इज नोन एज द सिटी ऑफ 5 रिवर्स। सिटी ऑफ 5 रिवर्स पंजाब कहलाती है भाई, है ना। पंजाब, 5 आप माने पानी, तो 5 नदी का मिलन पर है सिटी ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, दामोदर रिवर इज नोन एज द सौरा ऑफ बंगाल। किस नदी को सौरा ऑफ बंगाल कहा जाता है? तो दामोदर रिवर को। जमशेदपुर इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर कहां है? झारखंड में। ठीक, क्वीन ऑफ माउंटेन्स किसको कहते हैं? तो मसूरी को। सिटी ऑफ लेक्स किसको कहते हैं? तो भोपाल को। बच्चों वैसे सिटी ऑफ लेक्स और भी हैं। ठीक है, उदयपुर भी है, श्रीनगर भी है, और शायद शिलोंग भी है, 7 है करीब, है ना। लेकिन सबसे पुराना जो सिटी ऑफ लेक्स है वो कौन सा है? तो भोपाल है। ठीक, कोलकाता को हम और किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ कासल, सिटी ऑफ पैलेसेस एंड सिटी ऑफ बिल्डिंग्स। और इंडिया की चीपेस्ट सिटी भी कहलाती है। ठीक है, तो ये कोलकाता। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप जैसे सिलिकॉन वैली के नाम से क्या जाना जाता है? तो बैंगलोर जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये सारे आपके फैक्ट्स थे, ये सारे फैक्ट्स थे। और ये आपका ज्योग्राफी का भी टॉपिक कवर हो गया बच्चों। ठीक है,
तो ये जीके का लास्ट टॉपिक था, क्या नाम है, बेसिक ज्योग्राफी, जो कि हमने कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।